आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट स्टडी मटेरियल में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 8 का परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम होगा आप लोगों का बुक चेंज हो चुका है, इसलिए जो स्कूल आपकी बुक को फॉलो करती है हम उस बुक का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, कंसेप्ट प्लस थ्योरी। पहले हम कंसेप्ट देखेंगे, फिर थ्योरी देखेंगे, फिर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका परिमेय संख्या है, आपके बुक का अध्याय 1 है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप जल्द से जल्द स्कूल से कर लें। ये मैं आपको स्क्रीन पर बुक दिखाता हूँ, ये बुक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और यही आपका सिलेबस है। आइए स्टूडेंट्स, हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या होती है, इसके अध्याय की हम पूरे कंसेप्ट और थ्योरी की चर्चा करते हैं। आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें कुछ संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना होगा। जैसे देखिए, मैंने आपकी बुक को देखा तो आपकी बुक में कुछ समीकरण दिए हुए थे। जैसे देखिए, ये समीकरण था, इस समीकरण को आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, ये यानी x का क्या मान होगा जो 13 के बराबर आ जाए, यानी यहाँ पे 11 में 2 जोड़ेंगे तो वो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 11x का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ 11 क्या है स्टूडेंट? यहाँ 11 प्राकृत संख्या है। अब चिंता मत कीजिए, प्राकृत संख्या क्या होती है मैं बताऊंगा। मैं वो बता रहा हूँ, ये चीज़ आई कहाँ से। देखिए, ये 11 क्या है? प्राकृत संख्या है। फिर एक और, मैं जब नीचे जाता हूँ, आप भी बुक के नीचे जाइएगा, पढ़िएगा तो आप पाइएगा एक और समीकरण दिया हुआ है, वो इस फॉर्म में है। अब आप ही बताइए, कोई भी संख्या में 5 जोड़ने पर वो 5 आ रहा है तो x का मान क्या होगा? 0 होगा। तो अब पाएंगे स्टूडेंट्स कि प्राकृत संख्याओं के अलावा हमें पूर्ण संख्याओं की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो मतलब सिर्फ प्राकृत संख्या रहेंगी तो उससे हमारा काम नहीं हो सकता, हमें पूर्ण संख्या भी जानना होगा। आप उसी के नीचे थोड़ा और आइएगा स्टूडेंट्स, तो आप पाइएगा कि एक और समीकरण दिया हुआ है आपको इस टर्म में। आप ज़रा सोच के देखिए, किसी संख्या में हम 18 जोड़ेंगे तो क्या कभी 5 आएगा? इसका मतलब क्या है? x क्या है? एक नेगेटिव है। और यहाँ आपका x का मान जानते क्या है? -13। देखिए, -13 में +18 जोड़िएगा तो 5 आएगा ही। ये चीज़ तो आपको क्लियर ही है। तो यहाँ देखिए, -13 क्या है? हम प्राकृत संख्याओं के बारे में जाने कि प्राकृत संख्याएं भी होती है, हम पूर्ण संख्या के बारे में जाने कि हम पूर्ण संख्या भी होती है। चिंता ना कीजिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो ये फिर -13 क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एक पूर्णांक है। क्या है स्टूडेंट्स? एक पूर्णांक है। तो हमने जाना है कि प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के अलावा एक पूर्णांक भी होता है। अब पूर्णांक में स्टूडेंट्स आपके ये दोनों आ जाएंगे, अब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी आ जाता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो देखिए, फिर आप थोड़ा सा नीचे और जाइएगा तो आप पाइएगा स्टूडेंट्स कि एक और समीकरण दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए, मैं आपको इसका x का मान बताता हूँ। x का मान होगा स्टूडेंट 3/2। ये कैसी संख्या है स्टूडेंट्स, आप बता सकते हैं? देखिए, ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, चिंता ना करें मैं पूरा बताऊंगा। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो हमें, आपने देखा, पहले हमें प्राकृत संख्याओं की ज़रूरत पड़ी, फिर पूर्ण संख्याओं की ज़रूरत पड़ी, फिर पूर्णांक की, और फिर परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या में स्टूडेंट्स ये तीनों आ जाएंगे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसी तरह से हमें प्राकृत, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। ये चैप्टर में बताने की कोशिश यही कर रहा है स्टूडेंट ये शुरुआत में कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से आई, पूर्ण संख्याएं कहाँ से आई, पूर्णांक कहाँ से आई और परिमेय संख्या कहाँ से आई। इनको हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस समीकरण को हल करने के लिए हमें प्राकृत संख्याओं को जानना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हमें परिमेय संख्याओं को जानना पड़ेगा। इसलिए आइए हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, प्राकृत संख्याएँ क्या होती है। हम पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आप सिर्फ ध्यान देते रहिएगा और हमारे कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। जहाँ भी दिक्कत आए कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। मैं आपको इसका बुक का सॉल्यूशन भी कराऊंगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा।
और आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा स्टूडेंट्स। आइए इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए, मैंने आपको अभी आपकी बुक को देखा स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर आपको एक टर्म दिया हुआ है समविड्थ। वो समविड्थ मतलब क्या होता है मैं पहले आपको वो बता देता हूँ, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये समविड्थ आपका क्या होता है। समविड्थ मतलब आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये हर चीज़ के लिए ये नियम आपका लागू करेगा। जैसे प्लस जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए, हर जगह अप्लाई करेगा। अब कोई भी समीकरण ले लीजिए स्टूडेंट्स, अगर वो जोड़ने पे अगर यहाँ पर वो वैल्यू आती है, मान लीजिए 2+3 को जोड़िएगा, 3+2 को जोड़िएगा, तो ये आपका समविड्थ हो जाएगा। मतलब आपको जोड़ने पर एक जैसी वैल्यू मिल रही है। उसी प्रकार घटाव में यहाँ पर आप घटाव दे दीजिए 3 - 2। हम देखेंगे कौन चीज़ समविड्थ है और कौन चीज़ समविड्थ नहीं है। उसी प्रकार गुना में आप देखिएगा 2 × 3, 3 × 2, मतलब समविड्थ मतलब जो आपका जोड़ के नियम में भी पालन करे, घटाव के नियम में भी पालन करे, गुना के नियम में भी पालन करे और भाग के नियम में भी पालन करे। यहाँ भाग का भी उदाहरण दे सकते हैं, 2/3 मतलब 2/3 और 3/2 मतलब 3/2। तो हम देखेंगे कौन सी चीज़ ऐसी है जो जोड़ में भी भाग काम करती है, घटाव में भी काम करती है, गुना में भी काम करती है और भाग में भी काम करती है। ऐसी संख्या को हम समविड्थ भी कह सकते हैं। समविड्थ मतलब हर चीज़ में वो नियम लागू करना। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम आप हेडिंग डाल लीजिए प्राकृत संख्याएं। देखिए स्टूडेंट, प्राकृत संख्याएं आप हेडिंग डाल लीजिए। ये आपका चैप्टर परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास है। पहला टॉपिक है आपका प्राकृत संख्याएं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती है। देखिए ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे आप प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आपके बुक में स्टूडेंट्स आप नीचे देखिएगा तो पूर्ण संख्याओं के बारे में बता रखा है, लेकिन हमें पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ना चाहिए क्योंकि वह 1 से शुरू होती है। उसके बाद हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे जो आपका 0 से शुरू होगा। तो हम सब चीज़ों को कवर करेंगे, आप चिंता ना करें। पहले हम प्राकृत संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो ऐसी संख्याएं स्टूडेंट जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब आप जहाँ तक गिनती गिन सकते हैं वो आपकी प्राकृत संख्याएं कहला जाएंगी। इसलिए तो देखिए इसका मतलब अनंत होता है स्टूडेंट, इन्फिनिटी मैंने लिख रखा है। देखिए इसका मतलब अनंत होता है। तो 1 से आप स्टार्ट कीजिए और अनंत तक चले जाइए, आपकी प्राकृत संख्याएं। तो अब आपका बुक में स्टूडेंट्स पूर्ण संख्याओं के बारे में दिया हुआ है, तो हम अब पूर्ण संख्याओं के बारे में सीख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, आइए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके बुक में पूर्ण संख्याओं के बारे में दिया हुआ है, यानी वो नंबर। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहेंगे। देखिए ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू हो और अनंत तक चली जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। आपने पीछे देखा प्राकृत संख्याएं शुरू 1 से होती है और ये 0 से शुरू होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं प्राकृत संख्याएं में शुरू में 0 लगा देने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट 0 सिर्फ आपका लगने पर पूर्ण संख्या बन गई, बाकी तो चीज़ें प्राकृत संख्या वाले ही हैं। तो आप ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो चीज़ें 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए वो आपकी पूर्ण संख्या है। देखिए तो उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम नीचे आएंगे आपके बुक में दिया हुआ है पूर्ण संख्याएं समविड्थ हैं योग और गुना के लिए। ये गुना और योग और गुना के लिए ही आपका ये पूर्ण संख्या समविड्थ है, मतलब इस नियम में काम करता है। ये आपका भाग और घटाव में काम नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट जब हम पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका पूर्ण संख्या आना चाहिए। देखिए मान लीजिए हम योग का पहले देखते हैं, पूर्ण संख्याओं में योग का देखते हैं। तो मान लीजिए आपके बुक में दिया हुआ आप देख सकते हैं खोल करके 0 + 5 को अगर हम जोड़ेंगे, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो देखिए 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्या जोड़ने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हुई, मतलब योग के लिए ये समविड्थ है। अब चलिए हम गुना के लिए एक बार देख लेते हैं, फिर हम घटाव और भाग के लिए देख लेंगे। देखिए स्टूडेंट 0 क्या आपका पूर्ण संख्या है, गुना तो ये आपका समविड्थ के लिए हम नियम देख ही रहे हैं। 3 क्या आपका पूर्ण संख्या है, इसको हम गुना करेंगे तो 0 आएगा।
तो ये भी एक पूर्ण संख्या है, मतलब योग और गुणा के लिए आपका समवर्त है। अब हम घटाव के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसको आप वैकलन भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। आपके बुक में ये चीज़ वैकलन के तौर पे लिखा गया है। वैकलन मतलब कुछ नहीं है, घटाव को ही इंडिकेट कर रहा है। देखिए 5 क्या आपका एक पूर्ण संख्या है, जो कि समवर्त घटाव के लिए है तो माइनस का साइन लगाएंगे। और देखिए 7 भी आपका एक पूर्ण संख्या है, लेकिन देखिए हम जब इसको घटाएंगे तो -2 आपका एक पूर्ण संख्या नहीं है स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको दिखाया, देखिए -2 आपके एग्जाम्पल में है। सिर्फ देखिए गिनती की संख्या जो पॉजिटिव में है सिर्फ उसी को ही लिया गया है, सिर्फ उसको 0 ऐड कर दिया गया है। उसी प्रकार स्टूडेंट ये -2 आपका पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो घटाव के लिए आपका नियम ये फॉलो नहीं करता है स्टूडेंट। बाकी दोनों के लिए ये दोनों नियम फॉलो करता है। उसी प्रकार हम भाग के लिए भी देख लेंगे। 5 भी आपका एक पूर्ण संख्या है, इसको भाग देंगे 8 से, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो क्या हमें भाग देने पे पूर्ण संख्या मिलती है? देखिए 5/8 नहीं, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, लेकिन फिलहाल के लिए आप जान लीजिए ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो आप इसको काट दीजिएगा। तो उस वही चीज़ को मैंने आपको यहाँ लिखा है, देखिए ये आप नोट डाउन कीजिए और अपने कॉपी में भी उतारिए। मैं जो जो लिखा रहा हूँ, जो जो बता रहा हूँ, ये सब आप कॉपी में उतारिए और मैंने जो उदाहरण दिया आप उसके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए उस यहाँ लिखा हुआ पूर्ण संख्याएं समवर्त है, बस इसी प्रकार लिख लेना। योग और गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं समवर्त होती है, जबकि घटाव और भाग के लिए पूर्ण संख्याएं समवर्त नहीं होती है। तो कैसा लगा स्टूडेंट्स? अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आपका अगला टॉपिक स्टूडेंट्स है पूर्णांक। अब हम पूर्णांक के बारे में समझेंगे। आइए स्टूडेंट्स आपका अगला टॉपिक है पूर्णांक संख्याएं, यानी इंटीजर नंबर। तो स्टूडेंट्स पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसी पूर्ण संख्याएं जिसमें शून्य, देखिए यहाँ क्या करा है, ऐसी पूर्ण संख्याएं। आपको पूर्णांक को जानने के लिए आपको पूर्ण संख्या जाननी होती है, इसलिए मैंने आपको पहले पूर्ण संख्या पढ़ाया और उससे ही पहले मैंने आपको प्राकृत संख्या पढ़ाया। तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और हर एक कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करते जाऊँगा। ये आपको नहीं सोचना है कि कुछ छूटा तो नहीं, मैं आपको पूरा चीज़ बताता चलाऊँगा। देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी पूर्ण संख्याएं, मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है मैंने आपको बता रखा है, जो 0 से हो और अनंत तक जाए, जिसमें 0 से पहले ऋणात्मक संख्याएं आती हों, मतलब 0 से पहले आपको ऋणात्मक संख्या ऐड करनी है, उसे आप पूर्णांक कहेंगे। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ तक तो आपको पूर्ण संख्याएं था, अब उसके पहले ऋणात्मक संख्या ऐड कर लीजिए। जैसे देखिए स्टूडेंट ये आपका पॉजिटिव में इन्फिनिटिव तक लग जाता है, ये आपका नेगेटिव में इन्फिनिटिव लग जाएगा। इसलिए ऐसी संख्याएं जिसमें पूर्ण संख्याओं में हम अगर ऋणात्मक संख्या ऐड कर देंगे तो वो आपका पूर्णांक कहला जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें, ये आपका धनात्मक पूर्णांक है स्टूडेंट्स, ये आप लिख लीजिए, ये आपका धनात्मक पूर्णांक है और ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। ये चीज़ें आप नोट डाउन करते जाइए स्टूडेंट अपने कॉपी में, आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप रिवीजन कीजिएगा। और आप पूछिएगा सर तो 0 क्या है? तो देखिए स्टूडेंट 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, इसको हमेशा बीच में रखा जाता है, यानी एक न्यूट्रल है। इसका मान ना ही आप नेगेटिव में लिख सकते हैं और ना ही पॉजिटिव में लेके चल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए एक नोट लिखा हुआ है, वो नोट को हम पढ़ लेते हैं। नोट है आपका कि पूर्णांक संख्याएं समवर्त है, मतलब कौन से नियमों में ये पालन करती है पूर्णांक संख्या। तो आप देखेंगे योग में करती है, घटाव में भी करती है और गुणा में भी करती है, लेकिन भाग में नहीं करती है। कैसे करती है स्टूडेंट्स? आइए हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आप बुक खोल के रखिए, मैं आपको बुक से ही हर चीज़ें बताता जा रहा हूँ। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं पूर्णांक संख्याएं के समवर्त की। तो देखिए स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, योग में ये कैसे पालन करता है। देखिए स्टूडेंट्स, तो आप मान लीजिए कोई पूर्णांक हम ले लेते हैं, जैसे आपके बुक में दिया है -6, ये आपका एक पूर्णांक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया। और +5 भी आपका एक पूर्णांक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो -1 क्या है? आपका एक पूर्णांक है, मतलब ये इस नियम में, योग के नियम में आपका
पूर्णांक संख्याएं लागू करती हैं समवृत्त। अब हम अगर घटाव में आएंगे स्टूडेंट्स, तो आप सोचिएगा घटाव में ये कैसे करती हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। अब कई एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट योग का, घटाव का। आपको मिलेगा कि ये हर नियम में पालन कर रही है। अब देखिए हम घटाव में जाएंगे तो देखिए 7 क्या है आपका एक पूर्णांक है, -5 भी क्या है आपका एक पूर्णांक है। अगर आप इसे घटाइएगा तो 2 आ रहा है, मतलब क्या है 2 पूर्णांक नहीं है, 2 भी एक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है, ये घटाव के नियम यानी समवृत्त में भी पालन करता है पूर्णांक संख्याएं। तो ये भी आपका सही है। उसी प्रकार हम गुणा में आएंगे स्टूडेंट। देखिए गुणा में आएंगे, देखिए आपका 5 क्या है स्टूडेंट्स, एक पूर्णांक है। गुना कीजिएगा 8 से, ये क्या है एक पूर्णांक है। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 40 आएगा। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ, आप देखिए -5 क्या है एक पूर्णांक है। फिर -8 क्या है एक पूर्णांक है। जब इसको भी आप गुना कीजिएगा तो देखिए 40 ही आ रहा है, मतलब 40 भी एक पूर्णांक संख्या है। ये देखिए स्टूडेंट्स, माइनस को अगर आप माइनस से गुना करते हैं तो वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ। मैं आपको सेकेंड चैप्टर में भी ये चीज़ें बताऊँगा। देखिए माइनस को आप जब माइनस से गुना कीजिएगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। वही चीज़ अगर आप माइनस को गुना पॉजिटिव से कीजिएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अब वही चीज़ें स्टूडेंट, अगर आप पॉजिटिव को गुना नेगेटिव से कीजिएगा, वही चीज़ें, बस ये इधर उधर हो गया, वो भी नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव से गुना पॉजिटिव को कीजिएगा तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी ये 3 तो याद ही रहती हैं सभी को। माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव में आएगा। वही चीज़ मैंने आपको पॉजिटिव में लिख रखा है। तो आप देखेंगे ये गुना में भी आपका फॉलो कर रही है। आइए हम भाग का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, भाग में ये क्यों फॉलो नहीं कर रही है। देखिए स्टूडेंट्स, भाग में आप देखिएगा तो आपका एक एग्जाम्पल फेमस दे रखा है 5/8। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/8। क्या ये पालन कर रही है? मैंने आपको पूर्णांक संख्या में ये संख्याएं बताई, आप बोलेंगे नहीं सर, तो ये आपका समवृत्त भाग में पालन नहीं करती है, तो आप इसको काट देंगे स्टूडेंट्स। तो उसी प्रकार मैंने आपको देखिए यहाँ लिखा रखा है कि नोट पूर्णांक संख्याएं समवृत्त है योग, घटाव और गुणा के लिए। कैसा लगा स्टूडेंट्स? मैंने आपको यहाँ फुल कॉन्सेप्ट बताया है। अब आपका हीरो आने वाला है इस चैप्टर का, जो आपका नाम है परिमेय संख्याएं। तो अब हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। आइए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, जो आपका चैप्टर का हेडिंग है। देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जो आपको p/q के रूप में लिखा जाए। यहाँ p/q है, मैं आपको बताऊंगा p/q क्या है। जो p/q के रूप में लिखा जाए जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखिएगा, q आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो आपका परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएगा। ये नॉट इक्वल टू 0 है स्टूडेंट, उसे आप परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ p और q क्या है स्टूडेंट? पूर्णांक है। हमने पूर्णांक ऊपर पढ़ा, जो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो p और q आपका एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है। आइए स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्याओं के। देखिए p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मतलब हम इसको 1/2 यानी ऊपर 1 क्या है? एक पूर्णांक है, और 2 क्या है? एक पूर्णांक है। स्टूडेंट्स एक टर्म और होता है, देखिए ये p क्या है? ये अंश है, इसको आप अंश कहेंगे। अंश बाय हर आप सुने होंगे, और ये आपका हर कहलाएगा। तो अंश बाय हर भी आप इसको कह सकते हैं, अंश बाय हर। देखिए 1/2 क्या है? एक पूर्णांक है आपका, 1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। अब बोलेंगे सर 0 तो नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स ये 0/1 है, तो आप गौर से देखिए, यहाँ आपका हर में आपका नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये भी आपका एक परिमेय संख्या है। तो आप इसको भी परिमेय संख्या कहेंगे, 0 को भी कहेंगे, -5 कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी नीचे में 1 छुपा हुआ है। उसी प्रकार -2/3 ये भी आपका एक परिमेय संख्या। ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक तो आपका नेगेटिव में भी हो सकता है। आप खुद सोचिए, इसीलिए इसके आप अनंत एग्जाम्पल बना सकते हैं स्टूडेंट। तो आप देखिए आपके नोट नीचे में लिखा हुआ है आपके बुक के, आप पढ़िएगा। तो योग में ये आपका समवृत्त नियम, मतलब परिमेय संख्याओं का समवृत्त काम करता है, घटाव में भी करता है।
और देखिए फिर गुणा में भी ये समवृत्त नियम पालन करता है। और अब देखेंगे तो भाग में भी करता है, लेकिन अगर आप हर में शून्य ना लेंगे तो। अगर हर में शून्य लेंगे स्टूडेंट तो समवृत्त नियम ये आपका भाग में फॉलो नहीं करेगा। आइए हम देखते हैं योग में कैसे करता है, गुणा में कैसे करता है, भाग में कैसे करता है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो आप वीडियो को रोक रोक के 2 से 3 बार देख लीजिए। ये वीडियो आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ मिल रहा है स्टूडेंट। आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। कोई भी प्रश्न आपके माइंड में रहेगा ही नहीं, वो मैं सब क्लियर कर दूंगा। आइए स्टूडेंट्स हम परिमेय संख्याओं के योग को देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आपको बहुत यहाँ से लाभ होने वाला है स्टूडेंट्स। इस चैनल से आप कभी आपको लाभ ना हो ऐसा आप सोच ही नहीं पाइएगा। आइए योग का देखते हैं परिमेय संख्या। देखिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा एग्जाम्पल जो आपका परिमेय संख्या भी है और उसको सॉल्व करने पर भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तब हम कहेंगे ये योग के लिए आपका काम कर रहा है। जैसे कि आपके बुक में ये लिखा हुआ है 3/8, ये भी आपका एक परिमेय संख्या है, -5/7। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट तो ये चीज़ें आपने सीख चुके होंगे। एलसीएम क्या होता है सीख चुके होंगे। देखिए इसका एलसीएम 56 आएगा। उसके बाद आप यहाँ 21 लिखिएगा, फिर -40 लिखिएगा। कैसे हुआ देखिए, 8 से आप इसको भाग दीजिएगा 7 बार में, 7 को 3 से गुना कीजिएगा 21 आएगा। इसको भाग दीजिएगा 56 को 8 बार में, 8 से गुना कीजिएगा 5 से 40 आएगा। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा 21 को -40 से तो -19/56 आ रहा है। यानी क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या आपका ये, मतलब आपका ये योग के लिए समवृत्त है। उसी प्रकार हम घटाव के लिए देख लेंगे। कई एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके बुक में कई एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। अगर ये है समवृत्त तो समवृत्त है। मैंने भाग में आपको एक कंडीशन भी दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। घटाव में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपको बुक में दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट इसका एलसीएम क्या होगा, 21 होगा यानी 21 होगा। अब 7 को 21 से भागा दीजिएगा तो 3 आएगा। 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो -15 होगा। 3 को 21 से भागा दीजिएगा तो 7 आएगा। 7 को -2 से गुना कीजिएगा तो -14 आएगा। अब इसको जोड़िएगा माइनस, ये देखिए माइनस इंटू माइनस नहीं है, ये प्लस नहीं होगा। ये माइनस को अगर आप -15 को -14 में जोड़िएगा, मान लीजिए -15 रुपये आपके पास ऋण है किसी का, और आप -14 रुपये वहाँ से ऋण ले लेते हैं, तो आपका टोटल ऋण कितना हो जाएगा, -29। उसी प्रकार स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये संख्याएं आपके क्या, ये भी आपका एक परिमेय संख्या ही है स्टूडेंट। मतलब ये चीज़ें आपका घटाव में भी नियम पालन कर रहा है। उसी प्रकार हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो घटाव में भी आपका हो गया स्टूडेंट्स। अब हम गुना का देखेंगे। देखिए स्टूडेंट अब हम गुना का नियम देखने वाले हैं। गुना में आपका बुक खोल के देखिए स्टूडेंट्स, आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है -2/3 4/5। जब आप इसे गुना करेंगे स्टूडेंट्स तो गुना कर दीजिए, ऊपर ऊपर गुना हो जाता है, नीचे नीचे गुना हो जाता है। ये भी आपका एक परिमेय संख्या ही है स्टूडेंट्स। मतलब ये नियम गुना में भी आपका फॉलो कर रहा है। घटाव में देखिए स्टूडेंट, भाग में देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जब भाग में आप आइएगा स्टूडेंट तो आप देखिए मैं आपको यहाँ 2 से 3 एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। देखिए -5/3 भागा 2/5, ये दोनों एक परिमेय संख्या है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे -5/3 गुना 5/2 तो -20/5/6 आ रहा है। नो डाउट स्टूडेंट्स ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं जो आपका मान लीजिए 5/0 और डिवाइडेड बाय 2/3, ये भी आपका परिमेय संख्या है। लेकिन क्या आपका ये परिमेय संख्या है? आप जवाब दीजिएगा सर अभी आपने बताया हमारा डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 होगा तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स वही चीज़ है, यहाँ देखिए आपका डिनोमिनेटर में 0 आ गया
तो परिमेय संख्या से भाग देने पर ही स्टूडेंट हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जबकि ये परिमेय संख्या है ही नहीं, तो हम अगर किसी परिमेय संख्या से भाग दें तो हमें परिमेय संख्या थोड़ी प्राप्त होगी। पहली बात तो ये आपका नॉट डिटरमाइन हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब ये अपरिभाषित है, इसे हम परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। तो आपका यहाँ जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो भी अपरिभाषित ही कहलाएगा, मतलब इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, समझे। इसलिए देखिए मैंने आपको यहाँ नोट डाउन करवा दिया है। योग के लिए समवर्त है, घटाव के लिए समवर्त है, गुणा के लिए भी समवर्त है, लेकिन भाग के लिए हमें शून्य हर में नहीं चाहिए, तब ये समवर्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा बताइएगा। हम इसका पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम आपको कर्म विनिमय, सहचारिता और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका बंटन नियम में मैं बताऊँगा, योज्य तस्मक, गुणात्मक तस्मक, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ये भी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ही है और अगला आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ही होगा। तो आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए स्टूडेंट्स, और अगले वीडियो को भी आप देखिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पहले चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अभी तक अगर आपने नहीं किया है। आप जब भी मैं वीडियो डालूंगा स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ होगा स्टूडेंट्स, इस चैनल से बहुत लाभ होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम विदा लेंगे, धन्यवाद स्टूडेंट्स।